नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अजय पांडे। आज हमारे मृत संवाद के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर साहिल जी, जो कि साहिल मेहरा के नाम से जाने जाते हैं और ये आजाद समाज पार्टी के ये प्रदेश सचिव हैं। और बाकी की जानकारी हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे, उसके बाद इनसे ही लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय पांडे जी। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि आज के वक्त में जो हमारी पार्टी की आवाज़ उठा रही है वो कोई राष्ट्रीय लेवल के चैनल इतनी नहीं उठा पाते जितने जो ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के चैनल हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल चला रहे हैं, वो लोग हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को हम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जी साहिल जी, सबसे पहले आप हैं कौन, ये जनता जरूर जानना चाहेगी। आप एक आजाद समाज पार्टी के चेहरा तो हैं, परंतु जनता ये भी जानना चाहेगी आखिर साहिल मेहरा अचानक आए। आपने समाजवादी पार्टी में भी आपका चेहरा दिखा था और अब आपने आजाद समाज पार्टी में आप दिख रहे हैं। तो सर, शुरुआत से ही क्या आपको राजनीति का शौक था या फिर समाजवादी पार्टी में कैसे आए और आजाद समाज पार्टी कैसे ज्वाइन किया, इन सब बातों को आप जनता के बीच रखिए। अजय भाई देखिए, मैं अचानक नहीं आया जी। मेरे पीछे बहुत संघर्षों की दास्तान है और ये दास्तान मेरी स्कूल लाइफ से शुरू हो गई थी। मैं बिजनौर में मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल का छात्र था जी, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के मुद्दे थे मैं वहाँ पर उनकी आवाज़ उठाया करता था। एक बिजनौर में मामला हुआ था, एक बहुत बड़ा मामला था उस वक्त में हमारे स्कूल लाइफ में। एक बिजनौर का छात्र था, उसकी सेंट मैरिज चौराहे पे एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हुई थी जी। और हम लोग स्कूल बस से किरतपुर आया करते थे। तो जब वो बस हमारी सेंट मैरिज चौराहे पे पहुंची तो मैंने देखा एक बच्चा, तमाम भीड़ लग रही थी वहां पे, और एक बच्चा बस के टायर के नीचे आ गया। और वो बच्चा हमारे स्कूल का था, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल का। पुलिस भी वहां पे मौजूद थी। आप यकीन नहीं जानेंगे, उस बच्चे को कोई उठाने को तैयार नहीं था, जब छूने को तैयार नहीं था। वो खून में लथपथ था जी। भगवान ने हिम्मत दी, मैंने उसे अपने हाथ में उठाया। एक वहां पे हमारा गरीब भाई रिक्शा वाला खड़ा था, उसने अपनी रिक्शा उठाई, मैं रिक्शा में बैठा। मैं उसको ऐसे हाथ में, उसके परिवार वालों को सारी बात पता है, मैं लेके हॉस्पिटल में गया, जो पीयूष वर्मा जी का हॉस्पिटल है। वहां ले जाने के बाद उन्होंने उसका उपचार करा, पर उसकी हालत ज्यादा क्रिटिकल थी तो उसको मेरठ रेफर कर दिया गया। तो दोपहर 1-1:30 बजे के आसपास हमारी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, उसी टाइम की ये घटना थी। उसके बाद उस बच्चे का रात को लगभग 7-8 बजे के करीब देहांत हो जाता है मेरठ हॉस्पिटल में। अब क्यों कि वो बस ठाकुर साहब की थी, ठाकुर साहब स्कूल से जुड़े हुए थे, उसके ओनर थे। तो वो जो, क्योंकि प्राइवेट बस वाले जो हैं ये टाइमिंग बचाने के चक्कर में अंधाधुन बसें चलाते हैं कि हमारी पेनल्टी ना लगे या सवारियां ज्यादा बैठा ले, तो ये अंधाधुन चलाते हैं, इन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसके संबंध में जब हम अगले दिन स्कूल पहुंचे तो वहां पे हमारे उस टाइम पे, आप जिला बिजनौर के अगर स्कूल के छात्र कहीं सबसे ज्यादा थे तो वो मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल में थे। 6000-7000 बच्चे उस टाइम पे पढ़ते थे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वहीं पे थी। तो स्कूल ने छुट्टी अनाउंस कर दी। अब जब छुट्टी अनाउंस कर दी, भाई हमारे भाई था, जब वो हमारे से जूनियर भले ही था, वो भाई एक तरह से स्कूल में जितने भी पढ़ रहे हैं भाई बहन की तरह ही पढ़ते हैं। अब उसकी डेथ होने के बाद उसे मामले को रफा दफा करने के लिए प्रयास करने लगे, छुट्टी कर दी गई जिससे बच्चे अपने घर चले जाएं, कोई किसी तरह की बात ना हो। तो उस वक्त पे स्कूल में जितने भी होंगे, मॉर्निंग टाइम में असेंबली हुआ करती है, सभी स्कूल में होती है, तो उसमें भी थी।
तो जब छुट्टी अनाउंस हुई तो वहां पे खड़े होकर मैंने एक स्पीच दी। वो स्पीच देने के बाद सभी बच्चे उसी सेंट मैरिज चौराहे पे दोबारा पहुंचे और वहां अपना गुस्सा जो बच्चों के अंदर था या जो आक्रोश था वो सामने आया और उसमें लगभग स्कूल के बच्चों ने 10-12 बसें तोड़ी थी गुस्से में। क्यों? क्योंकि उनका विरोध था। वो जी। विरोध इसलिए था ये क्योंकि अगर आप लोग गलत चला रहे हो, किसी के परिवार की जान जा रही है, भाई आप पे क्या दंड बैठा या प्रशासन ने क्या ऐसी एक्टिविटी करी? उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद देखिए कोई भी जब प्रोटेस्ट होता है उसको देख के जो सामने प्रशासनिक अधिकारी है वो एक्टिव हुआ करते हैं। जहां की जनता एक्टिव होगी या इन गतिविधियों में भाग लेगी वहां पे प्रशासन सोच समझ के यहाँ एक्टिव रहता है। उस टाइम सोच लिया लोगों ने बच्चे जाग गए हैं। तो मेरी शुरुआत राजनीति में वहां से हुई, क्योंकि वो राजनीतिक तो था नहीं पर लोग हर चीज को राजनीतिक तौर से जोड़ के चलते हैं। उसके बाद हमने 12th पास आउट किया। उसके बाद मैं सबसे पहले सन 2011 में यूथ कांग्रेस का नगर अध्यक्ष बना। यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के बाद मैं 2012 या 13 में जी समाजवादी में पहुंचा। समाजवादी पार्टी में सबसे पहले मैं नगीना विधानसभा महासचिव रहा। उसके बाद मैं जिला महासचिव रहा युवजन सभा का। उसके बाद समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद प्रदेश सचिव रहा। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा। उसके बाद राष्ट्रीय सचिव रहा। लोकसभा नगीना बिजनौर का प्रभारी रहा। और मुझे पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने उस वक्त में गोरखपुर भी चुनाव में भेजा, बनारस भी चुनाव में भेजा प्रचार प्रसार के लिए, और मुझे मुजफ्फरनगर भी भेजा। मतलब कई जनपदों में मुझे पार्टी ने भेजा भरोसा करके हमने पार्टी के लिए काम भी किया जी। और अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव थे जी। मैं उस वक्त में समाजवादी पार्टी में था और राष्ट्रीय सचिव के पद पर था, और दोनों लोकसभा नगीना और बिजनौर दोनों में मुझे प्रभारी बनाया गया था। तो जब मैं नगीना लोकसभा में घूमा या इंटरनल अपने हिसाब से मैंने चेक किया तो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो सीनियर टॉप मोस्ट थे जी। वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे थे। आपको ऐसा लगा भी और पता भी चल रहा था। देखिए मान लीजिए राजनीति में क्या होता है, कोई हर पेपर पे तो नहीं हुआ करता। बिल्कुल। अब मान लीजिए कोई सीनियर लीडर है, उसके साथ 20 लोग जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहा है उनसे कि भाई एक काम करना, तुम लोग दाएं बाएं रहना, दिखाने के लिए साथ रहना, बस तो उन 20 में कोई हमारा भी होगा। बिल्कुल। तो वो सूचना राजनीति में, भाई मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो मीडिया एक खबर दिखाया करती है, प्राप्त सूत्रों के हवाले से खबर जी। बिल्कुल। तो जब वो ये खबर चलाती है तो वो खबर 98% 99% सही होती है। बस सूत्र तो रहते सूत्र तो सबके रहते हैं। तो जब सूत्रों की जानकारी मिली तो मैंने समाजवादी के जो प्रत्याशी थे मनोज जज जी, मैंने उनसे बताई सारी चीज, सारी परिस्थितियां उनसे बताई। पर उनकी जो भी मजबूरी रही हो या जो भी उनके साथ परिस्थिति रही हो तो उन्होंने उस बात को थोड़ा नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया कि जैसे कि हम गलत जानकारी दे रहे हो या युवा तो मिसगाइड कर रहे हो। अब आज के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी कमी है जी। वो युवाओं को नजरअंदाज करते हैं या उनके अंदर एक अहम ये आ गया कि हम एज में बड़े हैं तो हमें नॉलेज ज्यादा है, हम बड़े नेता हैं या हमें नॉलेज ज्यादा है या ये जो बता रहे हैं ये गलत है। अभी इन्हें सीखने की जरूरत है। तो उनके दिमाग में ये एक जो गलत चीज फिट हुई है वो एक गलत है। उसे बड़े नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्हें इस चीज को सुधार में लाना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए, देखो युवा जो है, जितनी भी यूथ है, यही पार्टी को बनाती है और यही बिगाड़ती है। बिल्कुल। अगर यूथ ये सोच ले कि हमें किसी को हटाना है तो मैं नहीं मानता कि वो नहीं हटेगा। अगर यूथ ने सोच लिया तो वो करके रहेगा। क्यों? देखिए यूथ रोड पे आपको दिखाई देगा, यूथ आपको स्कूल कॉलेजेस में दिखाई देगा, यूथ हर जगह दिखाई देगा आपको। एक जैसे देश में किसान कौम है वो आपको हर जगह दिखाई देगी, इसी तरह से युवा है। युवा के बिना देश ही अधूरा है।
ये नहीं समझते हैं कि युवा अगर जन सैलाब बढ़ गया तो युवा पूरा सब कुछ खत्म कर सकता है। बिल्कुल। देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है जी। और सोशल मीडिया कौन चला रहा है? मैक्सिमम परसेंटेज अगर आप चेक करोगे तो सोशल मीडिया यूथ चला रही है जी। अगर यूथ किसी के बिगाड़ने पे आ जाए, उसे सड़कों को तो छोड़ दीजिए, सड़कों पे तो जब वो उतरेंगे तो एक सैलाब आ जाएगा। अगर वो उन्होंने सोशल मीडिया पे ही किसी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी तो उसकी इमेज इतनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो राजनीति में वैसे ही नहीं सरवाइव कर पाएगा। साहिल जी फिर से आते हैं हम। आपने 10 बताया जब आप स्कूल टाइम था आपका जी। और आप हाई स्कूल इंटर कर रहे थे जी। तो उस टाइम तो एक माहौल ऐसा था कि अगर आपने किसी को उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया या कहीं पहुंचा दिया तो अपने ऊपर भी मुकदमा लगने का खतरा बना रहता था। बिल्कुल। वो समस्या बनी रहती थी जो कि अब खत्म हुई है। ये आप किसी को अस्पताल छोड़ सकते हैं या क्या नहीं, तो आपने इस चीज का विचार नहीं किया? देखिए ये घटनाएं मेरे साथ कई बार हुई। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जब लोग नहीं उठाया करते थे उसका एक रीजन ये भी था कि उसी से ही पूछताछ होनी। हाँ, तो मुकदमे से डरते थे। मेरे फादर भी देखिए एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे। वो 1989 से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं और वो फाउंडर मेंबर्स में थे। तो राजनीति तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई मामले हुआ करते थे तो समाजवादी में हमारे फादर एक्टिव रहा करते थे। तो जब भी कोई जेल बढ़ने का नंबर आता था तो पुलिस तो हम अपने घर में शुरू से देखते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कभी जेल में भी वो कई बार रहे। पार्टी के चक्कर में रिक्शा यूनियन के वो अध्यक्ष चल रहे हैं लगभग 35-37 साल से। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। कई सामाजिक संगठनों के वो अध्यक्ष है। तो राजनीति तो हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुकदमों का तो डर इसी वजह से ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें ये चीज सिखाई है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने यही सिखाया कि अगर आप किसी अच्छाई के लिए कार्य कर रहे हो तो मुकदमा लग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जेल में रहे और महात्मा गांधी जी जेल में रहे, भगत सिंह जी जेल में रहे। तो जेल तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जेल तो एक तरह का नेताओं का घर है। कल मैंने आप ही के एक पार्टी के नेता का इंटरव्यू लिया था, उनका भी यही कहना था कि जो अच्छा नेता होगा वो एक बार जेल जरूर जाए। उनका कहना ये कौन नेता थे? आपके परवेज पासी जी से मैंने इंटरव्यू लिया था। देखिए परवेज भाई हमारी पार्टी के मुस्लिम भाईचारा कमेटी के जिलाध्यक्ष है जी, और नगीना के बहुत संघर्षशील, ईमानदार और जुझारू व्यक्ति है। वो सुबह से लेकर रात तक उनका जो कार्य होता है वो जन कल्याण का होता है। और वो जो आवाज उठाते हैं हमेशा, वो दबे कुचलों की आवाज उठाना पसंद करते हैं जिनकी कोई आवाज बंद नहीं। अभी एक घटना हुई नगीना में, एक एससी समाज की महिला की डिलीवरी थी। अब उस हॉस्पिटल ने उसका गलत नस काट दी कोई, जिसमें उस महिला की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो हॉस्पिटल वाले तो पैसे के दम पे, रुआब के दम पे गरीब को कुछ समझते ही नहीं कि मर गया गरीब का मर गया, कौन बोलने वाला है, इसके साथ कौन खड़ा होगा। तो उसमें आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे परवेज भाई, इन सब, दीपक भाई, हमारे जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, रोहित सागर, हमारी उधर की यूनिट ने एक्टिव होकर उस मुद्दे को उठाया। उठाने के बाद उसका जब पीएम हुआ तो उसमें जो जानकारी मिली है कि यही है कि उसकी लापरवाही के कारण या गलत सर्जरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस पे विरोध प्रदर्शन हुआ। उसमें मुकदमा जहां तक है रात थाने में दर्ज हुआ है और अस्पताल को सीज करने की कार्यवाही भी सीएमओ बिजनौर ने की है। बिल्कुल, मैं उस खबर पे पूरे मैं भी जुड़ा रहा था। मैं शुरुआत से ही उस खबर को कवरेज कर रहा था और हमने प्रमुखता से उस खबर को दिखाई भी। एक्चुअली मैं और भी दूसरे नेशनल चैनल भी देखता हूँ, तो उनके माध्यम से मैंने उनको आवाज़ को उठाया था और मैंने ये देखा कि वहाँ ये वाकई में आज़ाद समाज पार्टी के ही लोग या फिर उनके जो पीड़ित थे उनके गांव के लोग ही इस आवाज़ को उठा रहे थे। और शुरुआत में जो डॉक्टर की टीम थी यहाँ के ज़िले की, वो उसे वैलिड बता रहे थे और बाद में वो इनवैलिड हो गया जब आप लोगों की आवाज़ उठी है। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के सामने एक बात रखना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक अन्य दल है जो पीडीए का नारा तो दे रहा है। जब किसी समाज के साथ कहीं अत्याचार हो रहा हो, कहीं जुल्म हो रहा हो, तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या आप सिर्फ चैनलों पे ही पीडीए का नारा देने के लिए हैं? भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, एक जान चली गई, वो बच्ची
का जन्म हुआ, जन्म होते ही वो अनाथ हो गई या माँ का साया उससे हट गया, तो ये घटना छोटी दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल, ये आपकी बात और ये सवाल बहुत बड़ा है, जी परंतु कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जो कि वहाँ जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी ही पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी से हैं, और बाकी जो एक्टिव वहाँ के नेता हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र नहीं आते हैं। तो एक सवाल ये भी हो सकता है, परंतु ये बात आपका सवाल बहुत बड़ा है कि वाकई में जब आप इस तरह का नारा लगाते हैं तो धरातल पे आप नज़र आने चाहिए। नजर आने चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा, बड़ा कोई है। जिले में आप ये बताइए अजय पांडे जी, कुछ जिले में ये एक घटना तो है नहीं। बिल्कुल, आप मुझे पिछले 2 साल 3 साल का डाटा उठा के दीजिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहाँ प्रोटेस्ट करा, कौन से गरीब आदमी की वो सुनवाई में खड़े हुए, आप उसका डाटा निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा। देखिए साहिल जी, मैं फिर से आपके सवाल पर घूम कर आता हूँ बिल्कुल। और आप ही से ये सवाल का जवाब मैं पूछता हूँ। साहिल मेहरा एक नाम है, साहिल मेहरा समाजवादी में पहचान था, तो साहिल मेहरा ने समाजवादी पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी है जी अपने में ही, और आज़ाद समाज पार्टी ने अभी अभी कदम रखा है, बिल्कुल। जो कि 37 साल की उम्र के एक युवा ने सहारनपुर की एक जगह से निकल कर आए, वो छोटी सी जगह है वहाँ पर, जी वहाँ से एक गांव से वो निकल कर आए, 37 साल की उनकी उम्र है, नगीना के सांसद बने जी और 1,53,000 वोटों से वो विजयी हुए। बिल्कुल। तो आपने आज़ाद समाज पार्टी का दामन क्यों थाम लिया इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर? देखिए, जब परिवर्तन आना होता है तो उसकी कहीं से शुरुआत हुआ करती है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जब चुनाव में आए तो चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों की कहानी बहुत पुरानी चलती जा रही है। एक नेता जो बिना किसी दल के, बिना किसी लालच के उस तबके की लड़ाई लड़ रहा था जिसकी कोई आवाज उठाने को भी तैयार नहीं था। CNRC का मुद्दा हो या हाथरस का मामला हो या किसी भी गरीब समुदाय की आवाज जब कोई ना बन रहा हो, उस वक्त वो आवाज माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी बने, जिन पे उन पे मुकदमे भी दर्ज हुए। उन पर काफी मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें प्रताड़ित भी किया गया, उनकी जान लेने की भी कोशिश की गई, उन्हें कई साजिशों में फंसाने की भी वो की गई। ये सब जनता देख रही होती है और एक समय आता है जब जनता अपना जवाब देती है। तो वो जनता ने जवाब चुनाव के दौरान उन्हें सांसद बना के दिया। आज लोकसभा नगीना की स्थिति ये है कि कोई रिक्शा वाले पे, कोई ठेली वाले पे, कोई मोची पे, कोई कुम्हार पे या किसी भी तरह का मिस्त्री, मैकेनिक कोई भी हो, उस पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचता है। सबके मन में एक ही बात है कि यार इस पे हाथ डाल दिया तो चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, नेता जो होता है वो जनता का सेवक भी होता है और जनता का रक्षक भी होता है। तो इस इमेज को जनता के बीच चुनाव से पहले पहुंचा दिया गया था या जनता ने उस चीज को देख लिया था, उसी के परिणाम में जनता ने वोट दिया। हमारे याद में कई सांसद यहाँ नगीना लोकसभा से बने, चुनाव के टाइम तो उन्हें देख लिया था या किसी वीडियो में उन्हें देख लिया था, ना तो वो संसद में दिखाई देते थे, ना हमने कभी संसद का नाम, संसद में नगीना का नाम सुना, ना उन्हें देखा, ना वो क्षेत्र में आए। आज चंद्रशेखर आजाद जी क्षेत्र में भी समय दे रहे हैं और आज नगीना लोकसभा का नाम विदेशों तक पहुंच चुका है और कार्य भी यहाँ पे हो रहे हैं। तो समाजवादी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में जाने का विचार इसीलिए ही आया कि जिस पार्टी में हम थे उसमें आपस में इतनी खींचतान है, जब यूथ पे मुकदमे लिखे जाते हैं तो कोई खड़ा नहीं होता, उसे ज्ञान देने लगते हैं कि अरे भाई जब मुकदमा उस पर लिखा गया तुम्हारे युवा कार्यकर्ता पे, तो खड़ा होने का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आएगा उसके साथ, बांग्लादेश का आएगा, खड़ा तो आप लोगों की पार्टी को ही होना पड़ेगा, उसमें कोई खड़ा नहीं होता, पल्ले झाड़ के खड़े हो जाते हैं।
तो ऐसी पार्टी में रहने का क्या जरूरत है जिसमें यूथ को नजरअंदाज किया जा रहा हो, उनकी सुनवाई नहीं हो रही हो, या जो पीड़ित हो उनके साथ। आप दूसरों को छोड़िए, आप अपनी पार्टी के जो नेता है उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे। तो ये चीज काफी लंबे समय से चल रही थी। देखिए, हर इंसान को तलाश होती है कि एक उनका जो रहनुमा हो या जो उनकी देखभाल कर सके, वो एक अच्छा व्यक्तित्व हो। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी लोकसभा से हैं। पार्टी का जनाधार सिर्फ यूपी में नहीं, अदर स्टेट्स में भी है। और आज चंद्रशेखर आजाद जी का नाम एक नाम नहीं रहा, वो ब्रांड बन गया है। जी, सब जानते हैं। सब जानते हैं। देखिए, राजनीति में जिसकी चर्चा होती है, जिसको लोग पहचानते हैं, वही एक अच्छा नेता होता है। साहिल जी, क्या अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब समाजवादी पार्टी के, क्या वो अच्छे व्यक्ति नहीं? देखिए, अखिलेश जी, आप इमेज की बात करो तो दो तरह की बात होती है। आप ग्राउंड पे कितना हो, नेता को पब्लिक ग्राउंड में देखना चाहती है, जनता जानना चाहती है साहिल जी का क्या नजरिया है। मैं बता रहा हूं आपको। जनता नेता को ग्राउंड पे देखना चाहती है, और अगर वो नेता ग्राउंड पे नहीं है तो वो नेता नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी, आप घटना हो रही है महाराष्ट्र में, घटना हो रही है नागपुर में, घटना हो रही है जोधपुर में, घटना हो रही है पंजाब में, घटना हो रही है हरियाणा में, घटना हो रही है राजस्थान में, वहां पे आपको ग्राउंड पे पब्लिक में, परिवार में, उसके बीच में खड़े हुए दिखाई देंगे। बताइए आप मुझे, कौन सी पार्टी के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं? कहाँ है भाजपा के नेता, कहाँ है बसपा के नेता, कहाँ है समाजवादी पार्टी के नेता, कहाँ है कांग्रेस के नेता? भाई, जो जमीन पे दिखाई देगा, जो परिवार के साथ जाके खड़ा होगा, वही एक्चुअल नेता कहलाने का हकदार है। बाकी पैसों के दम पे मीडिया चैनल्स पे आके अपनी टीवी पे टाइम लेके, ये नेतागिरी नहीं है। साहिल जी, मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछूंगा। ये जनता का कई बार मैं जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो उनका ये सवाल रहता है, और मैं ये सोचूंगा कि आप इस बात का जवाब जरूर दे पाएंगे, और जनता को ये बात पहुंचना चाहिए, मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज फैलाया जाता है और ये मैसेज कई जगह, ये भिन्न भिन्न जगह पे ये हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आखिर चंद्रशेखर जी की छवि क्या है। क्योंकि लोग ये कहते हैं, लोगों का कहीं कहीं ये कहना होता है, खुल के तो कोई सामने नहीं आता है, पर पीठ पीछे सब ये कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हमेशा रहता है और ये मिले रहते हैं। इसलिए इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इतने मुकदमे लिखे जाते हैं, इतना सब कुछ लिखा जाता है, उसके बाद भी कोई धरातल पे कार्रवाई नहीं होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद जी कितनी बार जेल रहे, जनता को पता है। चंद्रशेखर आजाद जी पे कितने मुकदमों की एक लिस्ट है, वो जनता को पता है। ये जो आप बात कह रहे हो, ये आम जनता नहीं बोलती, ये हमारी पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के नेता इस भ्रम को फैलाते हैं ताकि जनता को मिसगाइड करा जाए, और जो जनता तेजी के साथ आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ रही है, उसको डाइवर्ट किया जाए। अगर चंद्रशेखर आजाद जी की इमेज या चंद्रशेखर आजाद जी की फॉलोइंग कम होती तो बताइए, नगीना लोकसभा इतिहास रचती? क्या नगीना लोकसभा के लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनको वोट देने वाले 5,52,53,000 लोग समझ नहीं रखते? ऐसे ही उन्होंने हवा में वोट दे दिया। समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी खड़ा था और वो संयुक्त रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें जनता ने इतना डाउन पे ला दिया, और जबकि समाजवादी और कांग्रेस अलायंस की बहुत सीट निकली। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ खड़े थे, उन्हें जनता ने जिताया, तो कुछ तो उनमें देखा होगा। बिना देखे तो जनता वोट नहीं करती। भाई, संघर्ष किए, संघर्ष की दास्तान लिखी, इस तरह से तो ओवैसी जी पे भी आरोप लगाए जाते हैं। मतलब जो इनके सामने खड़ा हो जाए या इनके वोट बैंक में इनको लगे कि वोट बैंक इनका शिफ्ट होगा, तो वो भाजपा का एजेंट हो जाता है। और आप किसके एजेंट हो? हमें तो ये लगता है ये भाजपा के एजेंट है। भाई, जब आप विपक्ष में रह के आप आवाज नहीं उठा रहे हो तो भाजपा के एजेंट तो आप हुए ना। अभी एक बहुत बड़ी नेताओं ने लखनऊ में एक रैली करी थी जी, वो मंच से धन्यवाद कर रही हैं प्रदेश सरकार का। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि विपक्ष से सवाल या विपक्ष पे
आरोप लगाने की जगह विपक्ष की तारीफ करी जा रही हो, तो एजेंट कौन हुआ? क्या पता वो अपना व्यक्तिगत मामला सोच रही हूँ। तो व्यक्तिगत भी होगा तो जनता से तो हट गई ना। व्यक्तिगत स्वार्थ जो होता है वो राजनीति में काम नहीं करता। राजनीति में तो आपको जनता की भलाई की बात मेहरा जी, करनी क्या है। पता हो सकता हो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? तो इस वजह से इस चीज में एक चीज तो क्लियर है ना, जी किसी का भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता हो, जी, आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। आजाद समाज पार्टी का नहीं होगा। आपको क्या लगता है 2024 का जो चुनाव हुआ था, जी आप प्रदेश सचिव हैं, जिस तरह से इतने भारी मतों से चंद्रशेखर आजाद जी को लोगों ने यहाँ बैठा लिया, बिल्कुल। ठीक है, क्या लगता है अगर और सीटों पे आजाद समाज पार्टी लड़ती, अगर अपने कैंडिडेट खड़े करती, तो क्या उन्हें भी यहाँ जनता बैठा लेती? देखिए, लोकसभा पड़ती है डुमरियागंज, तो डुमरियागंज में चुनाव से कुछ समय पहले ही, लगभग 20-30 दिन पहले ही प्रत्याशी उतारा गया था। तो वहां पे आजाद समाज पार्टी को 85,000 वोट मिले थे वहां पर डुमरियागंज में जी, लोकसभा चुनाव में। तो अगर हम हर प्रत्याशी हर सीट पे उतारते तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के वोट बैंक पे तो असर पड़ता। बिल्कुल। वो आने वाले चुनाव में आपको विधानसभा चुनाव में दिख जाएगा, जिला पंचायत के चुनाव में आजाद समाज पार्टी की, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की या भीम आर्मी की ताकत आपको आने वाले समय में अब दिखाई देगी। 2020 में दल बना, आज 2025 चल रहा है, 5 ही साल का समय है। 5 साल के समय में इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने वाली आप मुझे बताइए कोई पार्टी हो तो। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का नाम आज गांव-गांव, घर-घर पहुंच चुका है और लोग इंतजार में हैं, बड़ी उम्मीद के साथ पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उस उम्मीद को बिल्कुल खरा उतरने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। और अभी हमारी पार्टी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहे थे जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में होने थे, वो अभी 12 तारीख में पूरा 18 मंडल में पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी लगातार पूरे प्रदेश के दौरे पर थे और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार लोगों की भीड़ कार्यक्रमों में रही। तो जो ये भीड़ है यही बदलाव लाने का काम करेगी, यही घर घर जाएगी, यही घर घर से वोट निकाल के लाएगी और आजाद समाज पार्टी को इतना मजबूत बनाएगी कि जो आज गरीबों पे या पिछड़े समाज पे या दलित समाज पे जुल्म कर रहे हैं वो इनकी तरफ देखते हुए भी डरेंगे। बिल्कुल। मैं साहिल मेहरा से नहीं, मैं प्रदेश सचिव से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सांसद 1,53,000, फिर से मैं कहूँगा, भारी मतों से जीते। नगीना की जनता ने उन्हें सर पर बिठाया और उन्हें जिताया। क्या आपको लगता है कि इतने, जो आपने ही कहा था कि वहाँ की जनता ने उन्हें वोट दिया, 4-5 लाख वोट आए और वो इतने मतों से जीते, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज और दलित समाज ने उन्हें वोट दिया, जैसे वहाँ के बनिया या ब्राह्मण या अन्य जातियों को लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया? क्या आज़ाद समाज पार्टी को सिर्फ मुस्लिम वोट या फिर दलित वोट यही चाहिए और बाकी के वोट नहीं चाहिए? मैं प्रदेश सचिव जी से जनता का सवाल ये पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, आपका बहुत एक धरातल का सवाल है और सब जाति विशेष के लिए सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है जो हर कोई नहीं करता। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पंजाबी समाज से संबंध रखता हूँ। पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है और मैं मुरादाबाद मंडल का प्रभारी हूँ पंजाबी और सिख भाईचारा कमेटी का। पार्टी ने इसमें विंग बना रखे हैं जिसमें हम हर समाज के लोगों को भाईचारा बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। गुर्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हर समाज के लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि किसी समाज ने हमें वोट नहीं दिया। तादाद होती है भाई, हमारे जिले में मुस्लिम समाज की पॉपुलेशन ज्यादा है तो मुस्लिम समाज ने जो वोट दिया वो रेशो के हिसाब से बहुत ज्यादा है, बढ़ चढ़ के आएगा। इसके बाद एससी समाज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उन्होंने अच्छा वोटिंग की तो उनकी परसेंटेज ज्यादा आएगी। तो परसेंटेज वाइज मान लीजिए जिसकी पॉपुलेशन कम है और उसमें से थोड़े तादाद में वोट मिला, पर वोट तो मिला ना। देखिए, आटे में नमक थोड़ा सा ही डलता है
तो रोटी अच्छी बनती है या जो भी हम खाते हैं अच्छा बनता है। अब नमक का अगर पूरा पैकेट पलट दोगे तो काम नहीं करेगा, नुकसान करेगा। तो आजाद समाज पार्टी के साथ मुस्लिम, दलित, ये तो इनका कोर वोटर है। सिख, पंजाबी, बनिए, हर समाज का वोट मिलता है, हर बिरादरी का वोट मिलता है, ऐसा नहीं है। सब लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे होते हैं। आज की परिस्थिति आपको पता है। देखिए, जो आदमी राजनीति कर रहा है वो तो खुल के विपक्ष के खिलाफ बोल सकता है जी। या जो लोग राजनीति नहीं करते वो इन सब चीज में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि हमें वोट देना है व्यक्तिगत कि हम आपके कहने से वोट डालें, कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन अच्छा व्यक्ति है उसे वोट डालेंगे। भाई मान लीजिए मैं हूं, मेरा भी कहीं ना कुछ रिलेशन तो कहीं ना कहीं और लोगों से भी होंगे। अब वो जब वोट डाल गया, उन्होंने हमें वीडियो दिखाई या अपने फोटो दिखाए तो हमें तो यकीन करना पड़ेगा ना, भाई दिया है। तो हम कैसे मान लें कि नहीं दिए? तो वोट सब देते हैं। अगर वोट ना दिए होते तो वोट आते कहां से, ये बताओ। जाट बिरादरी से वोट मिला, गुज्जर बिरादरी से वोट मिला, पाल समाज से मिला, प्रजापति समाज से मिला, सैनी समाज से मिला, सबने दिया वोट। आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको, इसी तरह से जनता सरों पर बैठाएगी? आने वाले समय में, समाज की बात कर रहा हूं, आने वाले समय में जिस दिन जनता ने पूर्णतः समझ लिया जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, जिस दिन उन्होंने ये समझ लिया, आप मेरी बात पे यकीन रखना, उनके समझने की देर है। जिले में 8 की 8 विधानसभा सीट आजाद समाज पार्टी जीतेगी 2027 में। देखिए, उसका भी समीकरण है जी। हमारे जिले में जो मैक्सिमम परसेंटेज वोट की मानी जाए तो 50% एक अनुमान के तौर पे मुस्लिम समुदाय की है और 50% हिंदू समुदाय की है, जिसमें 25% वोट एससी समाज का है जी। 50 और 25 75% वोट बैंक दो समुदाय का है, बाकी 25% अन्य है। तो जिस दिन इन दोनों समुदाय की समझ में आ गया तो आप मुझे बताइए हराने वाला कौन है? मैक्सिमम वोट तो इन्हीं के पास है ना, बस समझने की ही तो दे रहा है। यही तो काम विपक्ष कर रहा है, इन्हें तो बांट रहा है और अपने को जोड़ रहा है, यही चल रहा है। कहाँ थी? अब मेरे सवाल है, जितनी भी घटनाएं एससी समाज के साथ हो रही हैं, अभी कल का ही उदाहरण आपके सामने था, क्यों जी भाजपा कहाँ थी? भाई जब एससी को आप हिंदू बताते हो, जब उसके साथ घटना होती है तब आप उसके साथ दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, धरातल पे आप कहाँ थे? कहाँ सरकार आपकी चल रही है? इतनी बड़ी घटना हो गई, वो महिला खत्म हो गई, आप दिखाई नहीं दे रहे हो। गुलदार का आतंक हुए, कितने लोग मरे जिले के, बताइए। इतिहास बना जिले में, अब तक मर चुके जिले में, ये भी इतिहास बना ना। बिल्कुल। कहाँ क्या करा भाजपा ने? सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार है। क्या करा भाजपा वालों ने, बताओ आप मुझे। कुछ नहीं कहा कि मुआवजा दिया है। भाई मुआवजा किसी की जान की कीमत लगा देगा क्या? ये एक जो महिला थी, उन्होंने ये कहा कि मैं 5 की जगह 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, सरकार मुझसे ले, मेरा बच्चा लौटा दे, तो लौटा दिया बच्चा सरकार ने। देखिए, कहीं ना कहीं यह विषय तो आप भी जानते हैं कि एक जानवर के द्वारा हमला किया जा रहा है। अगर इंसान से हो तो उससे लड़ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पार्टी को, जो कि केंद्र में भी है और राज्य में भी है, उनके राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। और देखिए, हर चीज पे कंट्रोल करने की शक्ति गवर्नमेंट के पास होती है जी। अगर गवर्नमेंट अपनी पे आ जाए ना, मंदिर के बाहर रखी हुई चप्पल चोरी नहीं हो सकती। गुलदार आतंक काट रहा था, मान्य चंद्रशेखर आजाद जी ने गांव में जाके डेरा डाल दिया, चारपाई पे बैठे हुए पूरी रात उन्होंने वहां पे गुजारी। जब एक सांसद जाके वहां गांव में पहुंचा, अगले दिन ही गुलदार पकड़ा गया। गुलदार उस दिन के बाद आप डाटा कलेक्ट करिए, पूरी पकड़े गए। पूरी वन विभाग की टीम एक्टिव हुई, बाहर से टीमें गठित हुई, टीमें गठित होने के बाद तब से लेकर तक 5 गुलदार पकड़े गए। बिल्कुल। क्यों पकड़ लिए? वही तो सरकार है, वही अधिकारी है, फिर क्यों पकड़े गए? वजह क्या थी? जनप्रतिनिधि एक्टिव हो गया। जनप्रतिनिधि ने अपनी जान दांव पे लगा दी कि मैं मर जाऊंगा। अब इसका फर्क देखिए, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई गुलदार अटैक कर दे तो सरकार हिल जाएगी जी।
अब यहाँ से आप कंपेयर करिए, जो सांसद जी ने दिखाने की कोशिश करी, वो ये दिखाने की कोशिश करी कि सांसद की जान को जितनी इंपॉर्टेंस सरकार दे रही है, वो इंपॉर्टेंस अगर आम जनता को भी दे दे तो एक भी अटैक ना हो, एक भी आदमी ना मरे। ये मैसेज दिया सांसद जी ने जाके। बिल्कुल, उनका एक वहां पर फोटो और वीडियो काफी चर्चित रहा था जी कि वो चारपाई पे लेटे। वाकई में ये बात तो है कि कोई सांसद अगर वो इस तरह का उनको सुरक्षा मिली हुई है उसके बाद भी, और वो चाहते हैं बंगले में लेट सकते हैं सब लेटे, पर वो धरातल पे जाके उनका एक वीडियो और फोटो ये आया सामने। ये बात सही है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर हाँ, अन्य पार्टी के नेता भी अगर इस तरह का उठाते कदम। अच्छा, चलिए ये बताइए, रूटीन में गुलदार अटैक कर रहा था, जी बिल्कुल, ठीक है, जान जा रही थी, बिल्कुल 10 दिन 15 दिन के अंतराल में, 3 दिन में, 4 दिन में, इस तरह से जान भी जा रही थी। अब आप मुझे बताइए, आप पत्रकार है, जिस दिन से सांसद जी वहां पर गए, जिस दिन से उन्होंने वहां पे धरना डाला, आप मुझे बताइए कोई कैजुअलिटी हुई? नहीं, अब तो शून्य है। शून्य है ना? बिल्कुल। तो इसको आप सांसद की अच्छी एक्टिविटी नहीं मानेंगे? हम तो इसमें मिर्ची संवाद इस बात को कह ही रहा है तो कि उन्होंने तो इस चीज से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, उन्हें जाके गांव में नहीं रुकना चाहिए, वो अपने इसी के कमरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे। बिल्कुल, किसी को मुआवजा दे देना या मुआवजा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। मुआवजा भी, अगर एक बात बताइए, चलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने किसी को 4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, उसकी जान तो वापस नहीं आएगी। नहीं, आपने तो उसकी जान की कीमत 4 लाख रुपए तय कर दी। सरकार, अब मुख्यमंत्री योगी जी, क्या वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? वो सरकार का पैसा है, हम लोगों का ही पैसा है, जनता का ही पैसा, जनता का पैसा। अगर आप जनता को दे रहे हो तो आप किस चीज की पीठ थपथपा रहे हो? हमें जो चाहिए, हमें चाहिए आदमी की जान की कीमत। आदमी की जो जान है वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। और आप 4 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हो, आप अदर स्टेट में पता करिए, 20 लाख 25 लाख रुपए का मुआवजा है। अगर टाइगर अटैक में कोई मर रहा है तो 20-25 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। आप 4 लाख रुपए देके पीठ थपथपा रहे हो अपनी। बिल्कुल, आपके सांसद जो हैं, सांसद हैं, हमारे सांसद भी हैं वो जी। और सीधी सी बात है, वो उनके पावर है। तो देखिए, पत्रकार तो अपनी बात उठाता ही है, आपकी आवाज हम दिखा भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं जी। पक्ष भी सुन रहा है, विपक्ष भी सुन रहा है और सब सुन रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारा काम है आवाज को सामने लाना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा यही कहना है कि जब सांसद जी वहां धरातल पे उन्होंने काम किया, वो संसद में इस आवाज को उठाएं, सरकार के खिलाफ उठाएं, और वो इस बात को बताएं, आप भी उठाइए और आपकी आवाज जा रही है। देखिए, पत्रकार का काम है सिर्फ आवाज उठाना। कहीं अगर वो कोई, देखिए मैं साफ सी बात करता हूं, आजकल का एक सिस्टम हो गया है, अगर हमने 2 सवाल गलत पूछ लिए तो वो गोदी मीडिया हो गई। बिल्कुल, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं, आप आजाद समाज पार्टी से हैं और ब्राह्मण ने कोई गलत सवाल पूछ लिया तो सीधी बात कि अजय पांडे जो हैं वो गोदी मीडिया हो गए। तो मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, देखिए हमारा काम है सिर्फ आपकी आवाज को सामने लाना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। बिल्कुल, ना हम आपके हमदर्द हैं, ना हम भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द हैं, हम किसी भी पार्टी के हमदर्द नहीं है। और देखिए, कहीं हमारे खिलाफ कोई मौका मिलता है तो क्या हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं कर दिए जाते? तत्काल कर दिए जाते हैं। तो उस पे ये नहीं कहना चाहिए कि गोदी मीडिया है। हाँ, कुछ लोगों ने एक अपना अलग रुतबा बना रखा है, कुछ सिस्टम बना रखा है, पर मैं मिर्ची संवाद के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम जो दिखाएंगे वो सच दिखाएंगे, क्योंकि हमारा स्लोगन ही मेहरा जी ये है, मिर्ची संवाद। हाँ नहीं, मैं आपको अपना स्लोगन बताता हूँ। हमारा जो चैनल का स्लोगन है वो है सच का तड़का हर संवाद में। बिल्कुल, हमने ये बात कही है। फिर से मैं लौट कर आता हूँ, और ये बातें सही बात है। आपने सांसद जी के बारे में बताया, तो सांसद जी के बारे में ही मैं आपसे पूछूंगा। मेहरा जी की, साहिल मेहरा एक युवा चेहरा है, समाजवादी पार्टी, फिर से कहूंगा मैं, आप एक बहुत बढ़िया समाजवादी पार्टी के आपको पद मिला था और आप बढ़िया नेता थे। तो चंद्रशेखर आजाद जी से आपकी सबसे पहली मुलाकात कैसे, जनता जरूर जानना चाहिए। मैं इसके जवाब पे भी आऊंगा। इससे पहले आपने मांग के बारे में सवाल किया था कि जो मांग है लोकसभा में करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, हमने बिजनौर कलेक्ट्रेट पे धरना दिया था, जिसमें माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी भी रहे थे। उसमें एक मेमोरेंडम दिया गया था जिसमें हमारी ये भी मांग थी कि
जो लोग गुलदार के अटैक से मरे हैं, इनका मुआवजा सरकार को बढ़ा के 25 लाख रुपए दिया जाए जी। तो ये मांग सांसद जी ने संसद में भी की है और इस मांग को संसद में भी उठाया जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र के सारे मुद्दे जो भी हैं वो उठाए जा रहे हैं। आपने भी सवाल किया कि समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी मुलाकात कब हुई। जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो मेरे से पार्टी के कुछ लोग, आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे थे मुझसे बात करने का, पर मैं बात नहीं कर रहा था। मेरे नजीबाबाद क्षेत्र के भाई हैं सरदार जगमीत चहल जी, वो पूर्व प्रदेश सचिव रहे थे युव जनसभा के समाजवादी पार्टी में जी। तो उनके साथ एक घटना हुई, नजीबाबाद में अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम लगा हुआ था, तो उन्होंने एक अखिलेश यादव जी को तस्वीर भेंट करने के लिए बनवाई थी। उनके साथ सिख समाज के लोग उस तस्वीर को भेंट देना चाह रहे थे। तो वहां के जो क्षेत्रीय विधायक तस्लीम अहमद जी हैं, उन्होंने उन्हें यह कहा कि जी कप्तान साहब ने तस्वीर देने के लिए मना कर दिया है। अब जो हमारे जगमीत भाई हैं वो पढ़े लिखे इंसान हैं, ये बात वो किसी अनपढ़ आदमी को कहते तो उनकी समझ में आ जाती और वो अपने घर चले जाते। भाई सत्ता में अखिलेश जी नहीं, कप्तान साहब का इस चीज से कोई मतलब नहीं। वो क्यों मना करेंगे? तो अब वो जब तस्वीर उनके हाथ में थी तो वो धक्का मुक्की में वो तस्वीर गिर गई और वो टूट गई। वो तस्वीर ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, उसमें एक सिख समुदाय का आदमी बीच सड़क में, बारिश का मौसम हो रहा है जैसे, और एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहे थे और वो सिख समाज का आदमी छतरी लेके ऐसे उनके ऊपर खड़े थे। वो फोटो वायरल हुई थी। तो वो तस्वीर को देख के एक सिख और मुस्लिम भाईचारे की पहचान देना चाह रहे थे कि भाईचारा। तो उनके साथ जब घटना हुई तो वो व्यथित हुए। बहुत व्यथित होने के बाद उन्होंने मुझसे संपर्क करा। देखिए दिल दुख गया उनका दिल दुखा। राजनीतिक रिश्तों से के अलावा भी कोई रिश्ते बढ़कर होते हैं। तो जब उनका दिल दुखा, उनका फोन मेरे पास आया। फोन आने के बाद हम भी लगातार जो समाजवादी के प्रत्याशी थे उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप इस तरह से मत जाइए, क्योंकि किरतपुर में ही आ जाइए आप। किरतपुर में जो समाजवादी के पुराने लोग हैं, अगर आप प्रत्याशी हो, आप उनके पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? अब जिन लोगों के पास जाना चाहिए उसकी भी सूची तय की जा रही थी कि इसके जाओगे आप, इसके नहीं जाओगे। क्यों? जो सूची बनाने वाले थे उनसे मतभेद है, आपस में मतभेद है। अरे भाई हमारा कहना ये है, उनके भले ही मतभेद हो सकते हैं, आपके तो किसी से मतभेद नहीं है। हम तो व्यक्तिगत भी आप तो सबके जाइए, आप पार्टी क्यों बन रहे हो? ठीक है। अब वो इस चीज को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो भी एक सम्मानित पोस्ट से रिजाइन करके आए थे। जज की कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी होती है, तो वो उसको, और पॉलिटिकल एक अलग चीज होती है और क्या नाम, प्रशासनिक कुर्सी एक अलग होती है। भाई उन्हें भी सीधी सी बात न्यायाधीश कहा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों के संपर्क आ ही रहे थे लगभग। फिर हमारी मुलाकात, चंद्रशेखर जी ने हमसे घर पे आने का बात कही, तो वो पुलिस उनको बुडगरी गांव से दामपुर उनके आवास पे ले गए। तो फिर हमने आवास पे जाके उसी दिन ही रिजाइन देके आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तब से लेके हम आज तक आजाद समाज पार्टी में हैं। क्या रहा मुलाकात? पहली मुलाकात में क्या कहा उन्होंने आपसे? देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, एक कोट है ये, और एक ये बहुत अच्छी कोट है। किसी भी व्यक्ति का या उसके बर्ताव का, उसका चेहरे को देख के आप समझ जाएंगे। अगर आप राजनीतिक आदमी हैं आप समझ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी से जब हम मिले तो वो डाउन टू अर्थ आदमी है, घमंड नाम की उनके अंदर कोई चीज नहीं। मैं तो उनसे बहुत दूर है, अहम नहीं है उनके अंदर। वो घास काटने वाली महिला बुजुर्ग उनके गले लग जाते हैं, रिक्शा चलाने वाले गले लग जाते हैं। जिन लोगों से लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, वो उनसे गले मिल के उनके घर पे रोटी खा रहे हैं। तो उस परिवार को क्या लगाव नहीं होगा? प्यार का ही तो भूखा है इंसान। जी बिल्कुल। कोई आप अपनी जमीन जायदाद थोड़ी उसके नाम पे कर रहे हो। तो माननीय सांसद गरीब लोगों की लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई का ही परिणाम है जो लोग बड़ी तादाद में पार्टी से जुड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चला था, उसमें बहुत बड़ी तादाद में पूरे यूपी से लोग जुड़े।
और पार्टी काफी मजबूत है, और इसका परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जिला पंचायत के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मतलब आपका कहना यह है कि 403 सीटों पर देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। साहिल मेहरा जी, मैं फिर से आपके बचपन में आता हूँ। जी। बचपन में क्या आपको राजनीति का ही शौक था, या फिर आप कुछ और भी फील्ड में जाना चाहते थे, जैसे पुलिस, डॉक्टर? नहीं, या देखिए फिर मेरा कभी पुलिस, डॉक्टर या कोई इस तरह बनने का मेरे ना तो कभी मन में थी, क्योंकि मैं एक व्यापारिक परिवार से बिलोंग करता हूँ, कपड़े का हमारा कारोबार है। तो मेरा कोई पढ़ाई में ऐसी कोई खास शुरू से ही रुचि नहीं थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरे 10th और 12th में नियर अबाउट ऐसी 60% के अराउंड थे, और मस्ती में पढ़ाई कर रहे थे आप? मस्ती में कोई बर्डन लेके कभी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पढ़ाई को जब आप बर्डन लेके पढ़ोगे तो स्ट्रेस होगा, बिल्कुल। स्ट्रेस में शुरू से ही नहीं रहे। और दूसरा, जब हमने पिताजी को देखा लोगों की मदद करते हुए, देखिए आज आप यकीन जानिए गरीब के साथ खड़ा होने वाले बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल। उनकी आप उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं, नहीं होते खड़े। अमीर के साथ सब खड़ा होना पसंद करते हैं, क्योंकि लालच होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, ये मेरे पैसे में काम आ जाएगा, या कहीं शोर सिफारिश कर देगा, या व्यापार में कहीं मुझे इससे लाभ मिल जाएगा, तो उसके साथ तो बहुत सारी चीजें जुड़ने के लिए। पर गरीब के साथ जुड़ने वाले बहुत कम तादाद है, क्योंकि गरीब से तो कोई लालच है ही नहीं। वह गरीब ना तुम्हारी फाइनेंशियली मदद कर सकता है, गरीब ना तुम्हारे साथ लड़ाई में कहीं खड़ा हो सकता है, कि उसे तो बेचारे को अपनी जान की बहुत चिंता है। पर जो गरीब की आवाज उठा रहा है वो एक सच्चा इंसान ही उठा सकता है, जो छल फरेब से बहुत दूर हो, या जिसका जमीर जिंदा हो। साहिल मेहरा को मैंने कई जगह देखा है, अपनी गाड़ियां उठाते हैं और चले जाते हैं, तो क्या लालच कोई होता है, या कैसे चले जाते हैं आप? क्यों, मतलब हर जगह आप मौजूद होते हैं जहां पर किसी की आवाज़ उठानी होती है? देखिए, हमने अपने पिताजी से सीखा, चंद्रशेखर आजाद जी से सीखा, कि अगर आप एक आत्मा की संतुष्टि या आत्मा की खुशी वो तभी मिलती है जब आप किसी का काम बिना लालच के, बिना पैसे लिए दिए करा दो, और वो जब सिर पे हाथ रखा गया है ना, अल्लाह तुझे खुश रखे और भगवान तुझे खुश रखे, इस चीज से ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया। तो हम तो इसी वजह से जाते हैं, और देने वाला परमात्मा भगवान है, उसके देने के रास्ते बहुत है, वो कहीं से भी आपको कैसे भी दे सकता है। वो 1 मिनट में गरीब को राजा बना दे और राजा को गरीब बना दे, सही वो बात सब है, उसके हाथ में है। और दूसरा एक सिद्धांत है जीवन का, हम लोगों को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। साहिल मेहरा कितने भाई बहन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा एक छोटा ब्रदर है, वो एडवोकेट है, किरतपुर बार के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं वो, और बिजनौर एसके बबली बाबूजी हैं, उनके जूनियर भी हैं जी। और पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे बार काउंसिल ऑफ बिजनौर के। जी। मेरा एक ही ब्रदर है, भाई सिस्टर मेरी कोई है नहीं, वैसे सभी सिस्टर हैं। हाँ, सभी सिस्टर। हाँ, बिल्कुल। रहने वाले आप हम जनता जरूर जाना चाहिए। बाई बर्थ हम किरतपुर की। किरतपुर की। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, फिर से मैं प्रदेश सचिव से ही सवाल पूछूंगा, साहिल मेहरा से नहीं पूछूंगा। जी। कई बार विपक्ष ये कहता है, मैं खुल के किसी का नाम नहीं लूंगा, पर विपक्ष, मैं कई जगह रिपोर्टिंग करने गया तो ये बात कहता है कि आज़ाद समाज पार्टी जो है वो दलित समाज के लोग, युवाओं पे और मुस्लिम समाज के युवाओं को भड़काकर अपने तरफ लाकर और उन पे मुकदमे दर्ज करवाने का काम करती है। जिस तरह से प्रयागराज में कुछ घटनाएं हुई, बाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा वो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे और वो कहीं और के थे। ऐसे ही कई कई वाक्य कई कई जगह जगह हुए। तो ऐसा विपक्ष आप लोगों पर बहुत बड़ा आरोप लगाता है, तो आप क्या जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे? क्या बात है, सच्चाई क्या है? देखो, वो विपक्ष है, विपक्ष तारीफ तो करेगा नहीं, आरोप भी लगाएगा। अब आपने सवाल किया मुकदमों से संबंधित, देखिए कोई आदमी अराजकता फैला रहा हो, पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, कोई उसके पास पार्टी की रसीद ना हो, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर लोगे कि वो पार्टी का है? बताइए आप। भीड़ में दंगे कराने के लिए क्या विपक्ष प्लानिंग नहीं करता कि अपने 5-7 आदमी उसमें खड़े कर दो,
वो उन पब्लिक को भड़का दे, गुस्सा दिला दे, फिर दंगे हो जाए। क्या ये विपक्ष की प्लानिंग नहीं होती? हो सकती है। हो सकती है। दूसरा, अगर एक आपने सवाल करा कि एससी समाज के लोग मुकदमे करा देते हैं, उन पे मुकदमे हो जाते हैं। एससी समाज पे मुकदमे हो जाते हैं। देखिए, ये तो चलता चला आ रहा है कि जहां आवाज उठाओ उसको आप जेल भेज दो। उनका जो मॉरल है उसे डाउन करने की ये साजिश होती है कि ये जोश में ना आए, अपने नेता के साथ ना खड़े हो। ये तो सत्ता पक्ष करता ही है भाई। इतनी घटनाएं हो रही हैं जहां भाजपा के लोग जुड़े हुए होते हैं, क्या उन पे इस तरह की कार्रवाई होती है? कई मामले ऐसे हुए हैं जहां स्वर्ण समाज के लोग उन घटनाओं में शामिल हैं। क्या बताइए, उन पे इस तरह की कहीं कार्रवाई हुई? देखिए, कई ब्राह्मणों पे लगातार मुकदमे दर्ज होते हैं। आरोप लगता है कि ब्राह्मणों को सरकार ब्राह्मणों को और ठाकुरों को लेकर चलती है, पर पूरब में आप जाइए तो पूरब में आप देखेंगे तमाम ब्राह्मण और तमाम ठाकुरों पे इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अब अगर सरकार पर यह आरोप लगाया जाए तो ब्राह्मण और ठाकुर किसके पास जाएं? भाई देखिए ब्राह्मण, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, जनता का ही सवाल है ये। 10% जो जनता है, आप लोग राजनेता लोग कहते हैं कि 90% अन्य और 10% ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य, ठीक है। ये राजनीतिक, वो कहते हैं राजनीतिक बात है और ये कहते ही हैं। तो ये ब्राह्मण, ये ठाकुर और ये बनिया, ये कौन सी पार्टी के पास जाएं जब इन पे अत्याचार हो रहे हैं? क्या इनमें गरीब नहीं होते हैं? देखिए, फिलहाल मुझे ये बताइए, फिलहाल कहाँ पर है ये लोग? पूरब में। कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं? अब देखिए, अब हम तो इस बात का जवाब नहीं दे सकते पर हैं। एक सब आपने कहा व्यक्तिगत सब लोग जुड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी से, कोई सामने नहीं आना चाहता। एक मैक्सिमम, जैसे मैंने अभी आपसे नगीना लोकसभा की बात कही, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया कि मैक्सिमम वोट ऑफ परसेंटेज ऑफ एससी कम्युनिटी एंड मुस्लिम कम्युनिटी गोज टू आजाद समाज पार्टी। बिल्कुल। तो इसी तरह से हर समाज के लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और वो मैक्सिमम परसेंटेज किसको वोट कर रहे हैं वो सबको पता होती है जी। मैक्सिमम ठाकुर वोट बैंक जो है या ब्राह्मण वोट बैंक है वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप बता रहे हो कि इन दोनों समाज के लोगों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, अगर वो मुकदमे किन्हीं अपराधियों पे हो रहे हैं तो उसका विषय एक अलग है। बिल्कुल। और ये मुकदमे की आम जनता पे है, बदले की भावना से हो रहे हैं, तो देखिए इसका मैसेज जनता में स्वयं अपने आप चला जाता है और जनता उससे, पार्टी से हट जाती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है तो आने वाले समय में वो लोग उस पार्टी से हटके, हम तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, आप आजाद समाज पार्टी से आइए, जुड़िए, आपको स्वागत है। आजाद समाज पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। आजाद समाज पार्टी ऐसा नहीं होने देने की। जो गलत मुकदमे लिखे जाते हैं, मुकदमे तो गलत लिखे जाते हैं, उसमें लोग बरी भी होते हैं, पर उसके बरी होने में काफी समय लगता है, लग जाता है जी। वो परेशान। तो आजाद समाज पार्टी का तो प्रयास यही रहेगा कि किसी पे अन्यथा मुकदमा लिखा ही ना जाए जो उसे परेशान होना पड़े। राजनीतिक द्वेष भावना से जो काम करता है वो राजनीति ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती, उसका एक छोटा कार्यकाल होता है। अगर आपको राजनीति में रहना है, देखिए जब कोई भी संवैधानिक कुर्सी पे बैठता है तो उसे कसम क्यों दिलाई जाती है बताइए? कि आप सही भाई, आप मुख्यमंत्री बन गए या विधायक बन या सांसद बन गए, तब आप सिर्फ जिन्होंने वोट दिया आप उनके नहीं हो, जिन्होंने नहीं दिया आप उनके भी हो। बिल्कुल, सब समाज आप सब समाज के हो गए ना, तो आपको तो इन सब चीज को भूल कर कार्य करना चाहिए। पर अब ये सब चीज जहां तक दिखाई दे रही है, ये सब चीज नाम की रह गई है, फॉलो तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बात आपसे मेहरा जी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिर्च संवाद इसलिए बात ये उठा रहा है कि शायद कोई अन्य मीडिया इस बात को ना उठाए। हम धरातल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं सवाल आपसे करूंगा, देखिए हमारा जो नाम है मिर्च संवाद, आप समझ रहे होंगे कि नाम का मतलब क्या है जी। एक आपने सुना होगा कि अभी कह दूंगा बिल्कुल तो मिर्ची लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।
इसलिए हमने, देखिए लोग मजाक भी उड़ाते हैं जी कि क्या नाम रख लिया क्या नहीं, पर जो वाकई में समझदार है वो ये समझ जाएगा कि हमने ये नाम क्यों रखा है। देखिए आपने एक बात बताई और आज़ाद समाज पार्टी की बात बताई, मैं फिर से वहीं लौट कर आऊँगा कि आपने कहा कि दलित समाज पर मुकदमे तो हो ही रहे हैं, ठीक है। जब उन पे मुकदमे हो रहे हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं और नगीना लोकसभा सांसद भी हैं, वो उन युवाओं के साथ खड़े क्यों नहीं नजर आते हैं? इस बहुत बड़ा सवाल है। अभी प्रयागराज की धरती पे एक मामला हुआ था। जी बिल्कुल। उसमें एससी समाज के काफी लोगों के मुकदमे दर्ज हुए। उसमें आजाद समाज पार्टी का लीगल सेल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपॉइंट किया। जी। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई वो लीगल सेल उनके घरों पे गया और उन सभी लोगों का जमानत कराने का काम उस लीगल सेल ने किया है। देखिए एक बात आप पांडे जी समझिए, अगर सत्ता अपनी पर उतर आए तो ये तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि मुकदमा लिखने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अब मुकदमा लिखा गया, मुकदमा लिखने के बाद अगला स्टेप जमानत ही बचा है, तो संवैधानिक रूप से जमानत कराने की ही तो जिम्मेदारी ली जा सकती है। जिम्मेदारी ली गई और भविष्य में जब सत्ता परिवर्तित होगी तो इन सब चीज की जांच भी होगी और जब जांच होगी तब दूध का दूध पानी का पानी तब हो जाएगा। अभी तो सिस्टम चालू है, किसी और के हाथ में है ना। बिल्कुल। तो एक दायरे में रह के ही काम किया जा सकता है। भाई जो प्रयास पार्टी के नेता कर सकते हैं वो पूरे प्रयास करते हैं। अभी तो स्थिति ये है कि पार्टी के नेता जाके, विपक्षी और पार्टियां हैं वो तो बोल ही नहीं रहे, जाके खड़े भी नहीं हो रहे। आजाद समाज पार्टी कम से कम ग्राउंड पे दिख तो रही है। मैं साहिल जी एक आपसे बहुत बड़ा देश का सवाल पूछना चाहूँगा। कहीं कहीं मैं रिपोर्टिंग करता हूँ और मेरे सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है, युवा कितनी उम्र तक होते हैं? ये बात का जवाब पहले आप दीजिए, फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा। जब तक उसकी सोच युवा है वो युवा है, चाहे वो 70 साल का ही क्यों ना हो, चाहे वो 70 साल, सोच युवा होनी चाहिए। आपने एक राजनीतिक सवाल और बहुत बड़ा सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे नेता हैं, क्या हैं? देखिए राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और विपक्ष की भूमिका अगर देश की राजनीति में कहूं तो राहुल गांधी जी निभा रहे हैं और वो अपने संगठन के हिसाब से, देखिए वो इसकी चीज तो उनके संगठन के लोग ही बता सकते हैं कि वो किस तरह का कार्य कर रहे हैं, किस तरह का नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी पार्टी का ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल छोड़िए जी, आप ये तो जरूर बताएंगे कि कांग्रेस की सत्ता जब केंद्र में थी जी, वो ज्यादा अच्छा काम कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी की काम ज्यादा अच्छा कर रही थी? देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट जब रही है तो वो अलायंस में रही है, तो उसके साथ और दलों का भी उसे समर्थन रहता था, तो उस हिसाब से रही है। जो आज के टाइम में महसूस हो रहा है, जो समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, जितनी बड़ी तादाद में सन 2014 के बाद देखने को मिला वो उससे पहले देखने को नहीं मिला था। जो डिवाइडेशन की बात चलती है, लोगों की इमोशंस को बांटने का काम हो रहा है, वो अब ज्यादा हो रहा है। पहले इतना देखने को नहीं मिलता था। जो आपसी भाईचारे की जो खाई थी उसको अब बढ़ा दिया गया है। भाईचारा की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी कार्यवाही हो रही है वो चिन्हित करके की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पे क्या कहेंगे आप? आजाद समाज पार्टी के, देखिए पुलिस को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे मजबूर होना पड़ता है। वो चीज वो शो नहीं कर सकते, पर ऑर्डर्स देने वाले उनको गवर्नमेंट के लोग होते हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। कहीं जगह पे परिस्थितियां पुलिस के साथ भी ऐसी हो जाती हैं
कि वो मजबूरी में उन्हें कुछ करना पड़ता है। और मेरा विश्वास पुलिस पे पूरी तरह से है, हमारी पार्टी का विश्वास भी पूरी तरह से पुलिस पे है। कई जगह पे ऑफिसर्स गलत भी होते हैं, पर मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है वो अच्छे लोगों की है, वो समझते भी हैं, परिस्थितियों को भी समझते। देखिए, अगर आपके मेरे साथ या किसी के साथ भी अगर कोई घटना आज की तारीख में हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास ही जाएगा ना, पुलिस ही उसमें सहयोग करेगी। भाई आप कहीं हो, जंगल में हो, कहीं हो, तो आप मोबाइल निकाल के सबसे पहले पुलिस को ही फोन करोगे। क्यों नहीं करते अपने भाई को फोन, क्यों नहीं करते रिश्तेदार को फोन? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा हमारा पुलिस पे बना हुआ है। अच्छे अधिकारी भी है तो लोगों का विश्वास पुलिस पे कायम है। कुछ है गलत भी होते हैं, पर उनकी परसेंटेज कम है, और जब उनकी शिकायतें होती हैं तो उन पर भी कार्रवाई उच्च अधिकारी करते हैं। बिल्कुल। साहिल मेहरा जी, एक काफ़ी समय हो गया है, आपका भी समय बहुत मूल्यवान है और आपने समय दिया। मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे एक पूछूंगा, मिर्ची संवाद के आपके सभी दर्शक से मैं लगातार जब भी एक इंटरव्यू लेता हूं तो मैं ये सवाल ज़रूर उनसे बार बार करता हूं, इसलिए कि क्यों हमारी युवा पीढ़ी कहीं और जा रही है। देखिए, एक ट्रेंड चला है रील बनाओ पैसे कमाओ, ठीक है, उसमें कैसे भी कंटेंट कोई भी रिलीज कर देता है, बिल्कुल, बाद में उस पर मुकदमे लिखे जाते हैं, बिल्कुल, उसका भविष्य खत्म हो जाता है, बिल्कुल, और वो भिन्न भिन्न जगह जा सकता है, अपने करियर बना सकता है, बिल्कुल। परंतु वो जिस दिशा में जा रहा है, उनके लिए साहिल मेहरा एक युवा नेता क्या मैसेज देना चाहेगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आज के समय में एक धरातल का सवाल है ये, और इससे स्थिति कई बार बहुत ज़्यादा बिगड़ने पे आ जाती है। तो मैं मिर्ची संवाद के सभी श्रोताओं को एक अनुरोध करना चाहूँगा। देखिए, रील बनाइए आप, रील में एक कोई अच्छा मैसेज हो, समाज के हित का मैसेज हो। इस तरह की कंटेंट ना डालें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, या कुछ फीमेल्स हैं जो ऐसी ड्रेसेस पहन पहन के रील्स बना के डालती हैं, वो भी ऐसी रील्स ना डालें कि कल को आपके परिवार में कलह कलेश बने, या आपकी समाज में छवि खराब हो। आप अपने को प्रमोट करिए, प्रमोट करने के लिए शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल मत करिए, मेहनत करिए, अपने कंटेंट्स में मेहनत करिए। भाई, रील्स के लिए आपको पैसे की रील्स जो बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि उनका चैनल प्रमोट करे। प्रमोशन के और बहुत सारे वेज हैं। आप जाइए, घर घर जाइए, अपना स्टिकर बनवाइए, लगवाइए, फॉलो करा लीजिए, कोई मना थोड़ी करेगा। और हर चीज के लिए आपको अगर फेमस होना है तो ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी फील्ड हो। भड़काऊ भाषण मत डालिए, किसी पे गलत टिप्पणी मत करिए, किसी को अपशब्द मत कहिए, गाली गलौज मत करिए। सिगरेट, शराब, इसकी लोग बहुत वीडियो बना बना के डालते हैं, क्या इनको प्रमोट करने से फायदा है? तो अच्छी चीज का प्रमोशन करिए। रील्स तो आपकी अगर अच्छी होंगी तो भी चलेगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि बुरी रील्स चलती हो। बुरी रील्स में आदमी गाली देगा, आपको कोई सम्मान तो करने का नहीं। आपको बताओ, मुझे किसी की गलत रील बनी हुई हो, चाहे वो 10 मिलियन लोगों ने देख ली, उसका कभी सम्मान समारोह हुआ हो तो बताओ मुझे। बिल्कुल, मैं आपकी बात रोक कर साहिल जी एक बताऊंगा। मैंने एक एक्टर, एक क्षेत्रीय कलाकार हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया था मैंने उनसे भी जब ये सवाल किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, जैसे आपने दिया है। उन्होंने कहा कि बनाएं, खूब बनाएं, 10-20 साल बाद जब उनके बच्चे होंगे तो जब वो स्कूल जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, या उनके दोस्त पूछेंगे कि आपके पापा क्या करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मैं ये बताऊं, वो बच्चा ये बताएगा कि मेरे पापा बहुत अच्छी गाली देते हैं और वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल। और मेरी मम्मी छोटे छोटे कपड़े पहनती है और अच्छा डांस करती है जी, और वो वीडियो बनाती है। तो उस बच्चे का सम्मान 10 से 20 साल बाद तब उनकी माँ बाप की नज़रों में क्या रहेगा। तो ये वाकई में उन्होंने एक बहुत बड़ा
जवाब दिया था, और साहिल भाई आपने भी ये जवाब दिया कि वाकई में किसी के सम्मान के पर ठेस ना पहुँचे, तो ये बात सही है कि कल को 25 साल बाद आपके सम्मान पर भी ठेस पहुंच सकता है। बिल्कुल। आजाद समाज पार्टी का क्या विजन है? आजाद समाज पार्टी का विजन जो है वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें। गरीब तबके के साथ खड़े हैं। अगर कहीं उस पे डंडा चल रहा है तो पहला डंडा खाने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, उसके कार्यकर्ता करेंगे, तब उस पे आंच आने देंगे। दूसरा विजन हमारा क्लियर है। अमीर और गरीब की अगर लड़ाई हो रही है और कोई अमीर दबाने का प्रयास किसी गरीब को कर रहा है, तो सीधा विजन है, हम गरीब के साथ खड़े हैं। उस पर अन्याय और उस पर जुल्म कतई नहीं होने देने के, चाहे कितना ही बड़ा अमीर हो, कितना ही बड़ा धन्ना स्टेट हो। हमारा क्लियर विजन है, इसमें कोई इफ कोई बट कहीं से कहीं तक नहीं है। तीसरा, हम लोग सभी लोग वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, और 2027 में हमारा प्रयास है 2027 में उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बने, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री बने, जिससे जो हम स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम जो होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके जो उनके असली हकदार हैं उन तक पहुंचाने का काम करें, और जो लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करने का काम करें और लोगों को न्याय दिलाने का। बिल्कुल, ये हमारे साथ साहिल मेहरा जी, इन्होंने समय दिया। इन्होंने आज ये बताया कि एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया इन्होंने कि आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी और लोकसभा सांसद हैं नगीना के, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय पे अगर जनता इनको सपोर्ट करती है तो अगले मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। उन्होंने साफ साफ ऐसा मैसेज दिया है जनता को, और ये भी कहा है कि हम धरातल पे काम करेंगे। फिलहाल इन्होंने जो बात कही हमने आपके पास ये पहुंचाई, और जनता से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के लोगों से धरातल की जो बातें हैं वो आपके सामने ला सकें। और आज साहिल मेहरा जी से हमने इतनी देर ये आपके लिए ये सवाल पूछे हैं। हम कल भी किसी और समय किसी और मेहमान के साथ आपके समक्ष होंगे, और साहिल मेहरा जी को फिर से एक बार सवाल के लिए हम अपने पास जरूर बुलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं भी आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।